लोकसभा का चुनाव महा कवरेज गौरव झा के साथ सिर्फ दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस और हम इस वक्त हैं नवनिर्वाचित सांसद अशोक यादव, जो भाजपा के प्रत्याशी थे। मधुबनी से इन्होंने परचम लहरा दिया है और एक बार फिर से निर्वाचित होकर दिल्ली पहुंचे हैं। तो दिल्ली पहुंचने से पहले इनसे मुलाकात हुई है हमारी और इनसे हम बात कर रहे हैं। चुनाव हुआ है सांसद महोदय जी, क्या लग रहा है आपको? पूरा चुनाव में क्या दिखा? जो चुनाव हुआ पूरा रणनीति रहा बीजेपी का, कहीं ना कहीं कोई कसक रहा, कम हुआ, या फिर आप लोगों ने सही मायने में जो सही कमिटमेंट किया था लोगों के बीच, फिर वो उसी कमिटमेंट के साथ गए? क्या लग रहा है कि जनता का मूड क्या था? आपको चुनाव परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि जनता का मूड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों के प्रति था। और दरभंगा हो, मधुबनी हो, मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो, जियारपुर हो, अररिया हो, जिसको हम लोग मिथिला क्षेत्र मानते हैं, और इस मिथिला क्षेत्र में यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपार प्रेम स्नेह और अपना अपना मत दे के भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी को भारी मतों से जीता है। तो यहाँ तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही नाम था, नरेंद्र मोदी जी के प्रति ही लोगों का सकारात्मक भाव था, और परिणाम आया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग अच्छे मार्जिन से भी जीते हैं और अच्छा रिजल्ट भी आया है, एनडीए के पक्ष में आया है। करीब 1.5 लाख वोट से इस बार जीते हैं सांसद। तो पिछली बार का अगर हम तुलना करते हैं सांसद महोदय, तो कहीं ना कहीं जो रेट है वो कम दिखता नज़र आ रहा है। जो स्ट्राइक रेट पिछले बार आपने रिकॉर्ड दर्ज किया था पूरे, हमें लगता है पूरे बिहार में, और सबसे करीब 4 लाख वोटों से उस वक्त आप जीते थे। तो इसकी क्या वजह रही होगी जो इसमें कमी आई है? देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को विश्लेषण करना चाहिए या पता भी होना चाहिए। पिछले बार ट्रेंगुलर फाइट था। शकील अहमद निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ का जो प्रत्याशी महागठबंधन का था वो दरभंगा निवासी बद्रीपुर पे थे और अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। और उस समय जो महागठबंधन का वोट है, वोट बैंक, उसमें जबरदस्त बिखराव हुआ था और बंटवारा हुआ था। लेकिन इस बार की परिस्थिति दूसरी थी। इस बार ये दोनों फोर्स एक हो गया, दोनों लोग मिल के लड़े हैं। ये वोट एकत्रित हुआ है, एक जगह एकत्रित हुआ है। और जब दो फोर्स मिल जाता है, दो शक्ति मिल जाती है, तो उसकी थोड़ी ताकत भी बढ़ जाती है। अकेला काम करे तब, अगर 2 आदमी मिलकर संयुक्त रूप से काम करे तब, तो उसमें अंतर हो जाता है। तो ये लोग इस बार मिल के चुनाव लड़ रहे थे और पता भी है कि उम्मीदवार भी गया था यहाँ दरभंगा से, कथा कथित बड़े नेता प्रचारित किया आगे, बहुत बड़े नेता आ गए, बहुत बड़े नेता आ गए। और इस बार के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन था, जम के इन्होंने जात पात किया है, हिंदू मुस्लिम किया है, तुष्टीकरण की बात किया है, जात पात की बात किया है। लेकिन फिर भी मधुबनी दरभंगा जैसे क्षेत्र में इतने भारी अंतर से जीतना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपलब्धि है। आप 2019 से पहले का आप इतिहास उलट लें, जहाँ जहाँ मैं जिन क्षेत्रों के बात मैंने किया है उलट लें, वहाँ पे इतनी भारी मात्रा से हम लोग, इतने मार्जिन से हम लोग नहीं जीते थे। 2019 से ये ट्रेंड बदला है। और दरभंगा में कभी सोच सकते थे कि हम, कभी बताइए, 1 लाख वोट का कहीं रिकॉर्ड हो आज तक भारतीय जनता पार्टी के जीतने का? मधुबनी का रिकॉर्ड है क्या? मुजफ्फरपुर का रिकॉर्ड है क्या? अररिया का रिकॉर्ड है क्या? झंझारपुर का रिकॉर्ड है क्या? भारी अंतर से हम लोग जीते हैं। वह नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 वर्षों में किए गए कार्यों के कारण जीते हैं और यहाँ के जनता का अपार स्नेह मिला है, अपार प्रेम मिला है। और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बूथ है वहाँ पे नकाब पहन के भारी मात्रा में फर्जी वोट डाला गया है, फर्जी वोट डाला गया है। अगर आप चले जाए मुसलमानों के गांव में, देख लीजिए, आप भी जाके एक बार सर्वे करके देख लीजिए, 25 से 30% वोटर गांव में है मुसलमानों को गांव में,
लेकिन वोटिंग रेशियो क्या है? कहीं 60% है, कहीं 55% है। ये सारे के सारे नकाब पहन के लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास किया गया है और हिंदू मुस्लिम करके जातीय गठबंधन बना के ये लोग प्रयास कर रहे थे कि एन केन प्रकेन चुनाव जीते और सत्ता पे उस गरीब के बेटे को, नरेंद्र मोदी को, सत्ता से उतार के उस सत्ता पर काबिज होके अब पुनः जो एनडीए शासन से पहले शासन था, मनमोहन सिंह के शासन के काल में भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, सारा का सारा चीज है, वही लोग माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि मिथिलांचल में, बिहार में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है और देश में भी एनडीए की सरकार बन रही है। एक बड़ा मुद्दा पूरे चुनाव के दौरान देखा गया, इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो बार बार बातों को रखा, आम लोगों के बीच में रखा कि संविधान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि भाजपा इस बार 400 पार का जो नारा लगाई थी, वो 400 पार अगर कर जाता है तो संविधान खतरा में पड़ जाएगा, संविधान बदला जाएगा और ख़ास तौर पर जो आरक्षण जो दलित व पिछड़े वर्गों को मिलता है संविधान के बदौलत, वो कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा था। इस पर क्या कहेंगे सांसद महोदय? देखिए, इन लोगों का एजेंडा ही रहा है शुरू से गलत बातों को प्रचारित करना। संविधान 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोई भी साबित कर दे कि संविधान के दायरे से कोई काम हुआ है? जो भी काम हुआ है संविधान के दायरे में ही काम हुआ है। संविधान को बदलने का काम ये तो कांग्रेस पार्टी करती रही है। जब उन इलाहाबाद हाई कोर्ट, मेरे ख्याल से 1974 में, जब श्रीमती गांधी के सदस्यता को रद्द कर दिया था, उनको इस्तीफा देना चाहिए था। इस्तीफा नहीं देके देश में इमरजेंसी लागू कर दिया गया, थोप दिया गया, लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया और आप मीडिया बंधुओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। कौन संविधान को उल्लंघन किया था? राजीव गांधी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट से साहवानों वाले के मामले में फैसला आया था, उस फैसले को पार्लियामेंट से किसने बदला था? ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 400 से ऊपर उस समय राजीव गांधी जी को समर्थन था सांसदों का। मनमोहन सिंह की सरकार में एक कैबिनेट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया था कि जो सयापाक्त सांसद हैं वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। उस ऑर्डिनेंस के कागज को किसने फाड़ा? राहुल गांधी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कैबिनेट के निर्णय को, और ऐसे कागज को फाड़ा जैसे लगता हो कोई रद्दी का टुकड़ा हो। किसने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है? संविधान के साथ हमेशा ये कांग्रेस पार्टी के लोग और उनके नेतृत्व में जितने लोग हैं, ये लोग हमेशा खिलवाड़ करते रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस संविधान से ऊपर की बात कर रहे थे कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। कौन संविधान से ऊपर की बात कर रहा था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भी काम किए हैं संविधान के दायरे में काम हुआ है और आगे भी सरकार में जो काम होने वाला है संविधान के दायरे में होगा। कौन आरक्षण के बारे में कहता है? नरेंद्र मोदी जी का देन है कि पिछड़ा आयोग बना जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। कहाँ ये लोग सोए हुए थे? आप देख लीजिए, पिछड़ों वर्गों के लिए मेडिकल कॉलेज हो, नीट हो, मेडिकल कॉलेज हो, MBBS में हो कि PG हो, उसमें आरक्षण देने का काम किए हैं। किसने किया? इससे पहले क्यों नहीं कर दी हो? बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये लोग रोना रोते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जब चुनाव लड़ते थे तो नेहरू जाके उनके खिलाफ प्रचार करके उनको चुनाव हराने का काम किया। कौन बाबा भीमराव अम्बेडकर के विरोधी थे? ये नरेंद्र मोदी थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर विदेश में जहाँ इंग्लैंड में पढ़ते थे जिस भवन में, उस भवन को नरेंद्र मोदी जी ने खरीद के उसको पर्यटक स्थल बना दिया है। हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पे पंचतीर्थ हमने निर्माण किया है। कौन कहता है? हम तो हमेशा नारा देते हैं जय जय भीम, जय श्री राम। हम बोलते हैं जय श्री राम, जय भीम। ऐसे लोगों को है हिम्मत तो बोले। राम जो है इस देश की हमारे इष्ट देव है, हमारी सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। राम के नाम से इन लोगों को चिढ़ क्यों हो रही है? क्यों ये लोग चिढ़ते हैं? क्यों लोग राम को गाली देते हैं? ये RJD के लोग, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग। आपने तमिलनाडु में सुना होगा कि हिंदू धर्म के बारे में कहा गया था कि मच्छर है, डेंगू है, क्या क्या नहीं कहा गया था।
कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है? कौन सांप्रदायिक की बात करता है? हम ना हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करता है, हम इस देश की सभ्यता और संस्कृति की हम बात करते हैं कि भगवान श्री राम जहाँ जन्म लिए थे वहाँ पर मस्जिद बना दिया गया। क्या यह हिंदुओं के साथ घोर पाप नहीं हुआ क्या? चाहे मुगल के शासन में हो, कि अंग्रेज शासन में हो, कि कांग्रेस के शासन में हो, ये सारे के सारे लोग तुष्टीकरण की बात करते रहे हैं और हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। अब इस देश में एक एक आदमी जग गया है, स्वाभिमान से जग गया है और इस देश में इस चीज़ को, सांप्रदायिकता को, तुष्टीकरण को इस देश के लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं। स्थानीय स्तर पर आते हैं, क्योंकि वहां से जीतकर संसद महोदय आप आए हैं, तो क्या वहां की अगले 5 साल में जनता क्या विकास देखेगी? देखिए, जो 10 वर्षों में जो विकास का कार्य हुआ है और अंतिम पौधान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उन लोगों तक विकास की किरण गई है। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो अंतिम पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वह विकास से वंचित है तो इन 5 वर्षों में उन लोगों तक भी विकास की किरण हम लोग लेके जाए, उनका भी विकास हो। जनता के जो भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को और बेहतर ढंग से जनता के बीच में पहुंचे, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हम? जनता को, मधुबनी की जनता को हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि मधुबनी की जनता महान जनता है। जो मधुबनी की जनता चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को, लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देके भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से विजयी बनाया है। इसलिए मधुबनी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं और जनता की सेवा में आगे हम सभी लोग मिलकर काम करें। तो हमारे साथ डॉक्टर अशोक यादव जो सांसद हैं वो थे और उन्होंने अपनी सारी बातें बताई, आगे क्या रणनीति है और भाजपा और नए एनडीए की जो सरकार है वो किस तरह से काम करेगी, इस पर फिर मिलेंगे। लोकसभा का चुनाव महाकावरेज गौरव झा के साथ सिर्फ दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस।